नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चारों वेदों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल चला था दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल का जो कालक्रम था ये था दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक। इस वैदिक काल को हम दो भागों में बांट कर अगर देखें तो इसको बांटा गया है दोस्तों पूर्व वैदिक काल, और इसको बांटा गया है उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम था वो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक। इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल का टाइम था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वो पूर्व वैदिक काल में हम अध्ययन करते हैं ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में हम अध्ययन करते हैं यजुर्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन हम करते हैं वैदिक काल में। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर दोस्तों हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। इसके बारे में जानकारी देने वाला जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो दोस्तों महत्वपूर्ण स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद भी कहा जाता है। सबसे पहले जो रचना हुई थी वो ऋग्वेद की हुई थी। दोस्तों, वैदिक सभ्यता दो भागों में बढ़ जाती है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक काल में हमने ऋग्वेद पढ़ा है, उत्तर वैदिक काल में हमने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता के समाज की, वैदिक सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था की, वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन की, वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन की, वैदिक सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य की। इनकी यदि हम बात करें दोस्तों, वैदिक सभ्यता के दोनों ही चरणों में, पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, स्थितियों में परिवर्तन आया है। जो सामाजिक स्थिति, जो महिलाओं की स्थिति पूर्व वैदिक काल में होती है वो स्थिति परिवर्तित हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। महिलाओं का सम्मान होता था। खुदाई में, उत्खनन में सर्वाधिक मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता में एक परिवर्तन यह देखने को मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मां सत्तात्मक समाज अब परिवर्तित होकर पितृसत्तात्मक समाज की ओर चला जाता है। पुरुष प्रधान समाज हो जाता है वैदिक सभ्यता में। लेकिन पूर्व वैदिक काल तक स्थितियां सही थी, महिलाओं की स्थिति सही थी। महिला अपने पति के साथ सभा और समिति में भाग ले सकती थी। महिलाएं अपने पति के साथ हवन यज्ञ आदि कार्य कर सकती थी। यानी समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं का समाज में सम्मान था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लग जाती है, गिरावट आना शुरू हो जाता है। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश होता है। यही आर्य उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, दोआब, इनका विस्तार सदा नीरा, गंडक नदी तक हो जाता है। ब्रह्म ऋषि देश तक इनका विस्तार हो जाता है। हम देखें पूर्व वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में कृषि पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। धार्मिक जीवन में यहां आपको अलग देवता देखने को मिलते हैं और वही देवता यहां परिवर्तित होकर बदल जाएंगे। ठीक है, यहां महत्वपूर्ण देवताओं में हम पढ़ते हैं इंद्र है, अग्नि है, आकाश है, मरुत है। लेकिन यहां ब्रह्मा या प्रजापति, जिसको सृष्टि के पालक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यदि राजा की स्थिति देखें दोस्तों, तो राजा यहां
अपने कबीले का संरक्षक हुआ करता था, छोटा सा कबीला था, उसकी रक्षा करता था राजा। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। राजा निरंकुश नहीं था, राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े बड़े जन में परिवर्तित हो रहे थे, और यही जन जनपद में और उसके बाद महाजनपद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जो राजा पूर्व वैदिक काल में एक छोटे क्षेत्र पर शासन कर रहा था, वही राजा उत्तर वैदिक काल में एक बड़े क्षेत्र पर शासन करने लग जाएगा। यहां तक आते आते राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था। ना ही पूर्व वैदिक काल में निरंकुश था राजा, ना ही उत्तर वैदिक काल में राजा निरंकुश था। राजा की स्थिति में परिवर्तन आता है। यहां राजा केवल अपनी प्रजा से एक कर लेता था, बलि नामक कर, और बलि नामक कर एक स्वैच्छिक कर था, जो इसको देने में समर्थ था वही देता था। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक काल में बलि कर तो था ही, और बलि कर की जगह भाग नामक कर और आ गया, और ये कर जो स्वैच्छिक थे उनको अनिवार्य कर दिया गया। तो इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में पूर्व वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल की ओर जैसे संक्रमण हुआ है, प्रत्येक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं। इस क्लास में, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि पूर्व वैदिक काल का जीवन किस प्रकार था, सामाजिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था, उस जीवन में उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार परिवर्तन आया। इसको हमको तुलनात्मक रूप से पढ़ना है, तभी ये आपके समझ में आ पाएगा कि पूर्व वैदिक काल की स्थितियां क्या थी, उन स्थितियों में उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आया था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। पूर्व वैदिक काल की, पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। देखो, पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था हम शुरू करते हैं। और पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासनिक इकाइयां। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक इकाइयां। देखिए, प्रशासनिक इकाई की हम बात करें तो प्रशासन में दोस्तों यदि हम बात करें प्रशासनिक इकाई में, तो यहां का जो प्रशासन था कुछ इस प्रकार बटा हुआ था। कुल के बाद गांव, गांव के बाद विष, और विष के बाद जल। कुल, गांव, विष और जल। देखो, कुल जो थी, कुल जो होता है एक परिवारों का समूह होता है, दो चार परिवार मिलकर है जो कुल बनाते हैं। जो कुल था यह सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी प्रशासन में, और प्रशासन शुरू होता था कुल से। कुल जो था वो सबसे छोटी इकाई थी, यह आपको याद रखना है, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई थी ये। और दोस्तों ये क्या था, परिवारों का समूह, परिवारों का समूह था, परिवारों का समूह था। इसी कुल ने, इन्हीं परिवारों ने मिलकर क्या बनाया, गांव। इन्होंने मिलकर दोस्तों बनाया गांव। गांव का मतलब होता है जो अपने स्वजन थे, जो कुल में जो लोग रहते थे, उनका जैसे ही जनसंख्या बढ़ी तो क्या बना, गांव। और जो दोस्तों गांव का प्रधान था वो आपको याद रखना है, गांव का प्रधान कहलाता था ग्रामणी। गांव का प्रधान, और इस समय जो गांव का प्रधान था, गांव का प्रधान कहलाता था ग्रामणी। गांव का प्रधान क्या कहलाता था, ग्रामणी। इन्हीं गांवों से मिलकर, 2 या 3 गांवों से मिलकर दोस्तों बना था विश्व। जिस प्रकार आज गांव होते हैं, गांव से दोस्तों कुल होता है, और उसी कुल से जो एक खानदान होता है, 4-5 जो परिवार होते हैं, उनसे मिलकर धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ती है, जब जनसंख्या, तो उसी कुल से मिलकर गांव बन जाता है, और गांव से बनती है ग्राम पंचायत। 2-3 गांवों को कहते हैं ग्राम पंचायत, उसी को कहा गया था विश्व। और जो विश्व था, इसके प्रधान को दोस्तों कहा गया था विश्वपति। इसके प्रधान को कहा गया था विश्वपति।
दोस्तों गांव का प्रधान था ग्रामीणी, विष का जो प्रधान था, विष का प्रधान था विषपति। और जो ऋग्वेद है, आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख, विष शब्द का जो उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख दोस्तों हुआ है 170 बार। ये आपको याद रखना है, 170 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें? विष शब्द का उल्लेख हुआ है 170 बार। विष का प्रधान था विषपति, और विष से लोगों, विष जो थे विष से बने थे जन। और दोस्तों जो जन था, जन का जो मुखिया था, ये कहलाता जनपति, और इसी को कहते थे राजा। ये सबसे बड़ी इकाई थी प्रशासन की। तो कई विषयों का समूह क्या कहलाता था? जन। और इस जन का जो प्रधान था, इस जन का जो प्रधान था वो कहलाता था जनपति या राजा। क्या कहलाता था? जनपति या राजा। तो प्रशासनिक इकाइयों में सबसे छोटी इकाई कुल, कुल के बाद सबसे छोटी इकाई कुल, कुल के बाद आया गांव, कई गांवों के समूह से बना विष, और कई विष के समूह से बना था जन। तो ये आपसे इस प्रकार सवाल आता है कि ऋग्वेदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में प्रशासन का सही क्रम क्या था। यहां से 4 ऑप्शन बनाएगा और इनका क्रम को गड़बड़ा देगा। आपसे ऑप्शन में कहेगा कुल, विष, जन, गांव, या कहेगा गांव, विष, कुल, जन। ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा वो। तो आपको याद रखना है इनका जो सही क्रम है वो है कुल, कुल के बाद गांव, गांव के बाद विष, और विष के बाद जन। कुल सबसे छोटी इकाई होती थी, ये कई परिवारों का समूह होता था। गांव जो था ये कई परिवार मिलकर बनाते थे गांव, और गांव का जो प्रधान था, गांव का प्रधान कहलाता था ग्रामीणी। गांव मिलकर बनाते थे विष, विष का प्रधान था विषपति। ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि ऋग्वेद में विष शब्द का जो उल्लेख है वो 170 बार हुआ है, और कई विष मिलकर बनाते थे जन। जन का जो प्रधान था, जन का प्रधान कहलाता था जनपति या राजा। तो ये प्रशासनिक इकाइयां थी। ये दोस्तों प्रशासनिक इकाइयां थी, इनको आपको याद रखना है। मैंने बात की अभी कि जो विष है, विष शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। यदि आपसे यह पूछा जाए कि जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ, तो ध्यान रखना ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है 275 बार। 275 बार, 275 बार, 275, 275 बार ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग हुआ है, और 170 बार विष शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखना जन के बाद आएगा क्या? जनपद। और आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जनपद शब्द का, जनपद शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट है ये, जनपद शब्द का ऋग्वेद में एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है। इसका उल्लेख नहीं हुआ, उल्लेख नहीं हुआ। यह बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। विष शब्द का उल्लेख हुआ है 170 बार, जन शब्द का उल्लेख हुआ है 275 बार, लेकिन जनपद शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं हुआ है। जन का जो प्रधान था वो था राजा, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों राजा शब्द का उल्लेख हुआ है एक बार। ऋग्वेद में राजा का उल्लेख हुआ है एक बार, और जन का उल्लेख 275 बार। तो दोस्तों किसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? 275 बार उल्लेख हुआ है किसका? जन का। 170 बार हुआ है किसका? विष का। जनपद शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। और राजा शब्द का उल्लेख, राजा शब्द का उल्लेख दोस्तों कितनी बार हुआ है? एक बार। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से इन पर ध्यान देना है। आपसे पूछा जाएगा जन, जन का उल्लेख हुआ है, लेकिन जनपद शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं हुआ है। यह आपको दोस्तों याद रखने हैं। इसके बाद सबसे पहले राष्ट्र जो शब्द है, यही ऋग्वेद में आ गया था। राष्ट्र शब्द, राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में जानकारी ऋग्वेद से ही प्राप्त हो गई थी। दोस्तों ये था ऋग्वेद का प्रशासनिक इकाइयां। कुल सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, उसके बाद गांव आए थे, गांव के बाद विष आए थे, विष के बाद जन आए थे दोस्तों। और यही जन आगे मैं आपको बताऊंगा उत्तर वैदिक काल में यही जन बड़े बड़े जनपदों का रूप धारण कर लेते हैं, और यही जनपद मिलकर महाजनपद बनाएंगे। और उस समय हमारे यहाँ 16 महाजनपद हुआ करते थे। ध्यान रखना है आपको, जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं हुआ है। तो ये थी यहाँ की प्रशासनिक इकाई में सबसे पहला। उसके बाद हम बात करते हैं राजा। मैंने आपको बताया था कि जन का मुखिया कहलाता था राजा।
राजा में आपको याद रखना है, ऋग्वेद में राजा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है दोस्तों? राजा शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है ऋग्वेद में। यदि हम राजा की बात करें, पहला आपको याद रखना है, ऋग्वेद में राजा शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार। ऋग्वेद में राजा शब्द का उल्लेख एक बार हुआ दोस्तों। उसके बाद में राजा की यदि बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा का पद था, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद जो था यह आनुवांशिक हो चुका था। राजा कैसा था? आनुवांशिक था। ऋग्वेद में राजा का जो पद था वो आनुवांशिक हो चुका था। पहली बात आपको याद रखनी है, राजा का चुनाव नहीं होता था। राजा क्या था? आनुवांशिक था। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार, उसी विशेष परिवार के लोग राजा बनते थे। तो राजा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है। इस समय तक राजा का पद जो था वो दोस्तों आनुवांशिक हो चुका था। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। राजा के पास क्या नहीं थे? असीमित अधिकार नहीं थे, और ना ही राजा निरंकुश था। राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे, और ना ही राजा निरंकुश था, और ना ही राजा निरंकुश था। राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे और ना ही राजा निरंकुश था। इस चीज को आपको याद रखना है। राजा के पास क्या नहीं थे? असीमित अधिकार नहीं थे और ना ही राजा निरंकुश था। पद भले ही इसका क्या हो? आनुवांशिक हो। इसका पद आनुवांशिक था, लेकिन इसके पास असीमित अधिकार नहीं थे। और ध्यान रखना है, जो सभा और समिति थी वो राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। मैं बताऊंगा जो प्रशासनिक संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल में, 3 महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं हुआ करती थी, सभा, समिति और विदत। इनको राजा को चुनने का अधिकार भी था, और सभा और समिति राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। इस कारण राजा जो था वो निरंकुश नहीं हो सकता था। राजा का पद इस समय तक दोस्तों क्या हो चुका था? राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था। राजा जो था उसका मुख्य काम था, राजा जिस कबीले का वो राजा था उसकी सुरक्षा करना राजा का मुख्य कर्तव्य था। जो राजा था वो कबीले का संरक्षक था। राजा कबीले का क्या था? संरक्षक। राजा कबीले का संरक्षक था। और ध्यान रखना, राजा को क्या कहा गया था? राजा को, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, राजा को कहा गया था जनस्य गोपा। आपसे पूछेगा ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा गया था? तो राजा को कहा गया था जनस्य गोपा। राजा जो था वो कबीले का संरक्षक था, कबीले का मुखिया था। अपने कबीले की रक्षा करना इसका मुख्य कर्तव्य था। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था उस समय। राजा भूमि का स्वामी नहीं था। राजा भूमि का स्वामी ना होकर, राजा जो था वो भूमि का स्वामी ना होकर क्या था? युद्ध का स्वामी था। मैंने अभी आपको बताया है कि राजा का काम क्या है? कबीले की रक्षा करना, कबीले का रक्षक है राजा। तो राजा भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि राजा भूमि का स्वामी ना होकर युद्ध का स्वामी था। महत्वपूर्ण रूप से आपको याद रखना है, राजा जो था वो भूमि का स्वामी ना होकर युद्ध का स्वामी होता था। राजा का मुख्य कार्य था कबीले की रक्षा करना, कबीले का संरक्षक था राजा। तो दोस्तों ये थी राजा की स्थिति। राजा का पद आनुवांशिक था, लेकिन राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। सभा और समितियों को चुनने का अधिकार था। सभा और समिति राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। राजा जो था वो कबीले का संरक्षक था। राजा को कहा गया है जनस्य गोपा, और जो राजा था ये भूमि का स्वामी ना होकर युद्ध का स्वामी था। इसके बाद दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि सभा समिति राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी, राजा को चुनने का अधिकार था इनके पास। तो 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। यहां से सवाल आता है, आपको याद रखना है, 3 महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं थी। प्रशासनिक संस्थाएं,
प्रशासनिक संस्थाएं। तीन महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं थी इस समय। सभा, पहली थी सभा, दूसरी थी समिति, और सभा, समिति, और तीसरी थी विदत। सभा, समिति और विदत तीन महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं हुआ करती थी। देखो, सभा जो थी, सभा में कौन होता था? सभा जो थी ये वृद्ध एवं आभिजातीय कुलीन, बड़े घर के वृद्ध एवं आभिजातीय लोगों की संस्था थी। पूछा गया सवाल है, आपको याद रखना होगा तीनों में क्या अंतर है। तो सभा थी, उसमें कौन कौन शामिल हो सकते थे? वृद्ध और आभिजातीय वर्ग के लोग, वृद्ध एवं आभिजातीय लोगों की संस्था। वृद्ध एवं आभिजातीय लोगों की संस्था हुआ करती थी क्या? सभा। पहला आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 8 बार। ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है कितनी बार? 8 बार। ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख दोस्तों कितनी बार हुआ है? 8 बार। उसके बाद है समिति। सभा जो थी वो वृद्ध एवं आभिजात्य लोगों की संस्था थी, तो वही जो समिति थी, समिति आम जनता की, जो कॉमन पीपल था, जो आम जनता थी, आम जनता की प्रतिनिधि संस्था, आम जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, रिप्रेजेंटेटिव थी। कौन? समिति। आम जनता की प्रतिनिधि संस्था थी। आम जनता की प्रतिनिधि संस्था हुआ करती थी समिति। सभा का उल्लेख हुआ है 8 बार, वही समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 9 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार उल्लेख हुआ है? 9 बार उल्लेख हुआ है। किसका उल्लेख हुआ है? 9 बार। 9 बार दोस्तों उल्लेख हुआ है किसका? समिति का। उसके बाद आता है विदत। विदत की बात करें दोस्तों, जो विदत हुआ करती थी ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। पहला इसमें आपको लिखना है, यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा, समिति और विदत में सबसे प्राचीन कौन सी थी? विदत। यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, और इस संस्था का क्या नाम था? विदत। ये जो संस्था थी इसमें कबीलाई लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी। कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। जो कबीलाई तत्व होते थे, जो कबीले के लोग हुआ करते थे, उसकी प्रमुखता होती थी किसमें? विदत में। तो यह इसमें कबीलाई लोगों की क्या थी? इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। कबीले के जो लोग थे उसकी प्रमुखता थी इसमें। और एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, इसकी जब भी बैठक होती थी तो उसमें लूट के माल का विभाजन होता था। जो कबीले के जो लोग थे, कबीले में जो लोग जिनका काम लूट करना था, जो चोरी करते थे, तो इसकी बैठक में वो क्या करते थे? उस लूट के माल का विभाजन करते थे। तो इसकी बैठक में लूट के माल का विभाजन होता था। इसकी बैठक में लूट के माल का विभाजन होता था। इसकी बैठक में क्या होता था? जब भी इसकी बैठक होती थी तो इसकी बैठक में दोस्तों लूट के माल का विभाजन होता था और अन्य कार्य किए जाते थे। तो 3 महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं थी
ऋग्वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में सभा, समिति और वृद्धत। सभा जो होती थी वो वृद्ध एवं आभिजात्य लोगों की संस्था थी। ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है। समिति थी वो आम जनता की प्रतिनिधि संस्था थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार हुआ है। जो वृद्धत थी ये आर्यों की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी ये, और इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। और इसकी जो बैठक होती थी तो इसकी बैठक में दोस्तों क्या होता था, इसकी बैठक में लूट के माल का विभाजन किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है ऋग्वैदिक काल में, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का एक मंडल बताया था, 7वां मंडल, और इस 7वें मंडल में युद्ध हुआ था दासराग युद्ध। दासराग युद्ध दोस्तों मैंने आपको बताया था गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण भरत जन के राजा सुदास और 5 आर्य एवं 5 अनार्यों के राजा पुरु के मध्य ये युद्ध होगा। कालांतर में उत्तर वैदिक काल में भरत जन और पुरु मिलकर एक महाजनपद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका नाम है कुरु महाजनपद। मैं आपको ये महाजनपदों में बहुत ही विस्तार से बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो दासराग युद्ध मैंने आपको बता दिया था। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, इन शब्दावलियों को आपको याद रखना है। जैसे मैं कहूं कि महत्वपूर्ण शब्दावली, ये आपको याद रखनी है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली है जो ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल के प्रशासन से संबंधित है। महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूं, आपको याद रखना है पुरप। पुरप का जो मतलब हुआ करता था, देखो पुर का मतलब होता है दुर्ग, तो यह दुर्गपति होता था, दुर्गपति। पुरप क्या होता था, यह दुर्गपति होता था। यह दोस्तों क्या होता था, पुरप। आपको याद रखना है जो पुरप होता था यह पुरप दुर्गपति होता था। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है, ये कई बार आया है, स्पस। स्पस किसे कहते थे, ये जो होता था स्पस, यह जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ये कौन होते थे, स्पस होते थे जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। जनता की गतिविधियों को, जनता की गतिविधियों को देखने वाले, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। और जनता की गतिविधियों को देखने वाले जो गुप्तचर हुआ करते थे इनको हम क्या कहते थे, स्पस कहते थे। पुरप हम किसे कहते थे, पुरप दोस्तों हम कहते थे दुर्गपति को, और जो जनता की गतिविधियों को देखते थे उसको हम कहते थे स्पस। इसके बाद है बाज्रपति। बाज्रपति, बाज्रपति दोस्तों जो होता था ये चारागाह भूमि का या गोचर भूमि का अधिकारी होता था। चारागाह, चारागाह या गोचर, चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी, चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी। तो चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था, बाज्रपति कहलाता था। बाज्रपति कौन था, तो चारागाह या गोचर भूमि का अधिकारी था। उसके बाद आता है कुलप। और दोस्तों कुलप हम कहते थे, मैंने आपको बताया था गांव का मुखिया ग्रामणी होता था, विष का मुखिया विषपति होता था, जन का मुखिया जनपति या राजा होता था। यदि आपसे पूछा जाए कि परिवार का मुखिया कौन होता था, तो ऋग्वैदिक काल में परिवार का जो मुखिया था, ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलप। ये आपको याद रखना है, कुलप कौन था, परिवार का मुखिया था। उसके बाद है प्रसन विनाक। जो प्रसन विनाक था ये था वैदिक कालीन न्यायाधीश। प्रसन विनाक, प्रसन विनाक दोस्तों था वैदिक कालीन न्यायाधीश। वैदिक कालीन न्यायाधीश को क्या कहते थे, वैदिक कालीन न्यायाधीश। वैदिक कालीन न्यायाधीश कहलाता था प्रसन विनाक। ये 5 महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। और 5 महत्वपूर्ण जानकारियों में पहली महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको याद रखनी है, वो है दोस्तों पुरप। पुरप होता था दुर्गपति, दुर्ग की रक्षा का भार होता था इसके पास। स्पस
ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे, जिनको स्पष्ट कहते थे। बाज्रपति, बाज्रपति चारागाह या गोचर भूमि जो होती थी उसका अधिकारी था। ये कुलप परिवार का जो मुखिया था वो कुलप कहलाता था। और प्रसन्न बिनाक ये था वैदिक कालीन न्यायाधीश। दोस्तों मैंने इसमें आपको बताया है, इसमें मैंने आपको बताया है दोस्तों, वैदिक काल में मैंने आपको बताया है वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था है, यही राजनीतिक व्यवस्था आपको किसमें देखने को मिलेगी? यही राजनीतिक व्यवस्था जो है आपको देखने को मिलेगी उत्तर वैदिक काल में। अब हम बात ये करते हैं कि जो ये राजनीतिक व्यवस्था थी, जो राजा की स्थिति थी, जो प्रशासनिक संस्थाएं होती थी, जो प्रशासनिक इकाइयां हुआ करती थी, इस राजनीतिक व्यवस्था का कितना परिवर्तन हुआ होगा उत्तर वैदिक काल में। तो हमको इनको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है कि राजनीतिक व्यवस्था जो थी ये पूर्व वैदिक काल में क्या थी, इस राजनीतिक व्यवस्था में जो पूर्व वैदिक काल में थी, इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हुआ था। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ये थी पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। इसके साथ अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। देखिए उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, देखो वही हम बात करते हैं। हमने ऋग्वैदिक काल में बात की प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी। तो वहां हमने पढ़ा कुल, कुल के बाद आया ग्राम, ग्राम के बाद आया विश्व, विश्व के बाद आया जन। देखो इसमें हम पहला पॉइंट बताते हैं प्रशासनिक इकाइयां। सेम टू सेम है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन करना है। प्रशासनिक इकाइयां, यदि प्रशासनिक इकाइयों की बात करूं, देखिए प्रशासनिक इकाइयों का क्रम क्या था? क्रम था दोस्तों कुल, कुल के बाद आया गांव, गांव के बाद आया विश्व, विश्व के बाद आया जन। ये कहां तक था? ये था पूर्व वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल में यही जो जन है, छोटे छोटे कबीले किसमें परिवर्तित होंगे? जनपद में। जन शब्द का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हुआ है, ध्यान रखना। यही छोटे छोटे जन, छोटे छोटे कबीले जो थे वो मिल रहे थे और वो जनपदों में और महाजनपदों में परिवर्तित हो रहे थे। तो यहां क्या होगा? ये क्रम है और इन्हीं जनपद से क्या बनेगा? 16 महाजनपद। ये प्रशासनिक इकाइयों का ये क्रम आपको याद रखना है। कुल, कुल के बाद गांव, गांव के बाद विश्व, विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद और जनपद के बाद महाजनपद। तो जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? छोटे छोटे जो कबीले थे, छोटे छोटे कबीले या जन, छोटे छोटे कबीले या जन मिलकर, आपस में इनका विलय हो रहा था, मिलकर जनपद का रूप धारण कर रहे थे। जनपद या बड़े कबीले का रूप धारण कर रहे थे। जनपद या बड़े कबीले का रूप धारण कर रहे थे। इसका उदाहरण देखिए, कैसे कैसे छोटे छोटे जन आपस में मिले थे। देखो मैंने आपको बताया था कि भरत जन में और 5 आर्य और 5 अनार्यों का राजा था पुरु। तो ये दोनों मिलकर, भरत जन और पुरु मिलकर किसमें परिवर्तित हो गए थे? कुरु में। और कुरु एक है क्या? महाजनपद। कुरु फिर क्या बन गया था? महाजनपद। ठीक उसी प्रकार तुरुवस, दो छोटे छोटे जन थे, तुरुवस और क्रीवी। तुरुवस और क्रीवी, तुरुवस और क्रीवी मिलकर क्या कहलाए? पांचाल। तुरुवस और क्रीवी मिलकर दोस्तों कहलाए थे पांचाल। तो छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे जन मिलकर बड़ा रूप धारण कर रहे थे, एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। जैसे पुरु और भरत, भरत जन और पुरु मिलकर कहलाए थे कुरु, और तुरुवस और क्रीवी मिलकर क्या कहलाए थे? पांचाल। तो ये है यहाँ की क्या? प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई के बाद हम बात करते हैं राजा की।
देखो राजा, पूर्व वैदिक काल में हमने राजा की क्या बात की थी? हमने राजा की यह बात की थी कि जो राजा था वो जजस्व गोपा कहलाता था, राजा कबीले का संरक्षक था, राजा भूमि का स्वामी ना होकर राजा युद्ध का स्वामी था, राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था, लेकिन राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। सभा और समिति राजा के कार्यों पर नियंत्रण करती थी। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या होगा? इसमें परिवर्तन दोस्तों यह होगा कि जो राजा है, राजा जो उत्तर वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में भी राजा कबीले का संरक्षक होता है, लेकिन एक परिवर्तन यह आएगा कि आपको पता है कि छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलय हो रहे थे, तो अंतर सिर्फ इतना आएगा, अब राजा बड़े क्षेत्र पर शासन करेगा। किस पर शासन करेगा? बड़े क्षेत्र पर शासन करेगा, लेकिन अब तक भी राजा क्या नहीं होगा? निरंकुश नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है। ना ही राजा पूर्व वैदिक काल में निरंकुश था और ना ही राजा उत्तर वैदिक काल में निरंकुश होगा। सिर्फ अंतर यह आता है, राजा आज भी कबीले का संरक्षक ही है और राजा पूर्व वैदिक काल में भी कबीले का संरक्षक था। सिर्फ परिवर्तन यह आता है कि राजा जो है वो एक बड़े क्षेत्र पर शासन करने लग जाएगा। ना उस समय राजा के पास स्थायी सेना थी, ना इस समय राजा के पास स्थायी सेना होगी। राजा उस समय भी कबीले का संरक्षक था और राजा इस समय भी कबीले का संरक्षक होता है। तो राजा की यदि स्थिति की बात करें तो राजा जो है वो सिर्फ क्या परिवर्तन होगा? राजा बड़े क्षेत्र पर शासन करने लग जाएगा। राजा बड़े क्षेत्रफल पर शासन करने लग गया। राजा बड़े क्षेत्रफल पर शासन करने लग गया। राजा जो था वो बड़े क्षेत्रफल पर शासन करने लग गया। ध्यान रखना, राजा क्या नहीं था? राजा निरंकुश नहीं था। राजा निरंकुश नहीं था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। ना ही राजा निरंकुश था, ना ही राजा के पास स्थायी सेना थी। सभा और समिति थी, वो राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। सभा एवं समिति, सभा और समिति जो हुआ करती थी दोस्तों, वो राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। सभा एवं समिति राजा के कार्यों पर, सभा एवं समिति, ये मैंने आपको बता दिया है विस्तार से। सभा एवं समिति राजा के, इसलिए राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। सभा एवं समिति राजा के कार्यों पर, सभा एवं समिति राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, समिति के अध्यक्ष को, समिति का जो अध्यक्ष था, समिति का अध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। समिति का अध्यक्ष कहलाता था ईशान। समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? ईशान कहते थे। यह आप याद रखना। सभा और समिति राजा के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी और समिति के अध्यक्ष को दोस्तों क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में यह बताया गया है, अथर्ववेद ब्रह्मा या प्रजापति को समर्पित है और अथर्ववेद में एक बात कही गई है, अथर्ववेद में सभा और समिति को, अथर्ववेद में, यह आपको याद रखना है, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति, प्रजापति का मतलब ब्रह्मा, प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। विशेष रूप से इस बात को याद रखना है। सभा एवं जो समिति है उसको अथर्ववेद में क्या बताया गया है? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। यह सभा और समिति राजा के कार्यों पर क्या करती थी? नियंत्रण करती थी। राजा में सिर्फ इतना परिवर्तन होगा दोस्तों कि जो राजा है वो एक बड़े क्षेत्र पर,
राजा बड़े क्षेत्र पर शासन करने लग जाएगा। राजा निरंकुश नहीं था। और इस समय दोस्तों जो राजा है, राजा के राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? राज्याभिषेक की परंपरा। तो आपसे पूछेगा कि राज्याभिषेक की परंपरा, राजा जो है वो अपना राज्याभिषेक करवाता है और ये शुरू होती है दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। राजा राज्याभिषेक करने लग जाएगा और इसी समय राजा यज्ञ करना शुरू कर देगा। तो राजा यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, शूलगर्भ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, यज्ञ करना शुरू करता है दोस्तों किसमें? उत्तर वैदिक काल में। और राजा का राज्याभिषेक शुरू होता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण का संबंध मैंने आपको बताया है यजुर्वेद से है। और शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले राजा के द्वारा राज्याभिषेक की सूचना मिलती है और राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसकी जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण से। तो राजा की स्थिति में यही परिवर्तन आता है, राजा एक बड़े क्षेत्र पर शासन करेगा, राजा अपना राज्याभिषेक करवाएगा और राजा इस समय यज्ञ करना शुरू कर देता है। तो देखिए इसमें हम अब बात करते हैं कि आगे क्या होता है। तो जो राजा है, राजा क्या करेगा? राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलेगा यहां। राजा क्या करेगा? राज्याभिषेक शुरू कर देगा। तो सबसे पहले राज्याभिषेक की जो परंपरा थी ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। तो पहला आपको याद रखना है, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। सबसे पहले राज्याभिषेक की जो परंपरा थी ये कब शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई। और ध्यान रखना शतपथ ब्राह्मण में, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का, शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख किया गया है। राज्याभिषेक का उल्लेख किया गया है दोस्तों किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और राज्याभिषेक की परंपरा सबसे पहले शुरू हुई थी उत्तर वैदिक काल में और शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में राजा के द्वारा राज्याभिषेक की का जो उल्लेख है, राजा के द्वारा राज्याभिषेक किया गया है, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। और राज्याभिषेक की परंपरा का सबसे पहले उल्लेख जो है वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। पूर्व वैदिक काल में राजा ये कार्य नहीं करता था, यह आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक के बाद हम बात करते हैं कि इस समय जो राजा था वो क्या करने लग गया था? यज्ञ करने लग गया था। तो कौन कौन से यज्ञ किए जाते थे वो आपको याद रखना है। तो एक आपको याद रखना है उत्तर वैदिक कालीन राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ। उत्तर वैदिक कालीन राजाओं द्वारा, उत्तर वैदिक कालीन राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, उत्तर वैदिक कालीन राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, उत्तर वैदिक कालीन राजाएं कौन कौन से यज्ञ करते थे। अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा कौन कौन सा यज्ञ करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। तो दो महत्वपूर्ण चीज हुई है उत्तर वैदिक काल में। राजा राज्याभिषेक की परंपरा शुरू कर देगा और राजा क्या करेगा? यज्ञ करने लग जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, देखिए दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का जो मतलब है, अश्वमेध यज्ञ में राजा ये देखने के लिए कि उसके साम्राज्य का विस्तार कहां तक है, उसकी सीमाओं का विस्तार कहां तक है, सीमावर्ती राज्यों का राजा उसकी अधीनता मानता है या नहीं मानता है, इसके लिए राजा जो होता था एक घोड़ा छोड़ता था। अश्वमेध यज्ञ में राजा द्वारा एक अश्व या घोड़ा छोड़ा जाता था। अगर ये घोड़ा
जिन जिन क्षेत्रों से निकल जाता था, ये घोड़ा जो था, ये जो अश्व था, ये जिन क्षेत्रों से निकल गया वो क्षेत्र उस राजा के अधीन मान लिए जाते थे। लेकिन यदि इस घोड़े को किसी राजा के द्वारा रोक लिया गया तो उसका सीधा सा अर्थ यह था कि वो सीमावर्ती राजा अश्व छोड़े गए राजा की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण जिस राजा ने उस घोड़े को रोका है वो राजा उससे क्या करेगा, युद्ध करेगा। इसे दोस्तों कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें अपने साम्राज्य विस्तार की स्थिति का पता लगाने के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार की स्थिति का पता लगाने के लिए, घोड़ा छोड़ा जाता था। आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके घोड़े को उनके पुत्र लव और कुश के द्वारा रोका गया था, वही अश्वमेध यज्ञ है ये। इसमें अपने साम्राज्य विस्तार की स्थिति का पता लगाने के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता। तो आपको याद रखना है एक घोड़ा छोड़ा जाता था, ये आपको याद रखना है। तो इसका नाम ही क्या है, अश्वमेध। तो पहला महत्वपूर्ण यज्ञ है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के बाद है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो दोस्तों होता था, आपको मैंने बताया है कि उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हुई थी। जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय राजा एक यज्ञ करता था, उस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। और इस यज्ञ में राजा सोमरस पीता था। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है, सोम देवता को। तो राजसूय यज्ञ कब होता था, राज्याभिषेक के अवसर पर। राज्याभिषेक, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो उस अवसर पर क्या होता था, राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के अवसर पर। राज्याभिषेक के अवसर पर होता था राजसूय यज्ञ और इसमें सोम रस पिया जाता था। राजा खुशी मनाता था सोम रस पीकर, इसमें सोम रस पिया जाता था, इसमें सोम रस पिया जाता था। तो ये था दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर होता था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उसके बाद अगला यज्ञ है दोस्तों वाजपेय यज्ञ। यदि हम वाजपेय यज्ञ की बात करें, वाजपेय जो यज्ञ होता था इसमें दोस्तों राजा जो था वो रथों की दौड़ का आयोजन करवाता था। रथों की दौड़ का आयोजन होता था और पृथ्वी माता की पूजा होती थी तथा राजा को अपने सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। इस यज्ञ में, वाजपेय यज्ञ में, इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, इसमें राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। किस यज्ञ में, वाजपेय यज्ञ में। इसमें राजा द्वारा रथों की दौड़ का, इसमें राजा द्वारा रथों की दौड़ का, राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। इसमें राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। उसके बाद क्या होता था, राजा को उसके सहयोगियों द्वारा तथा राजा को उसके सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। राजा को उसके सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। यह आपको याद रखना है। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था, वाजपेय यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन होता था
और राजा को उसके सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था तथा वाजपेयी यज्ञ में पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। दोस्तों ये था वाजपेयी यज्ञ, पहला अश्वमेध यज्ञ, दूसरा राजसूय यज्ञ और तीसरा वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण यज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम जो यज्ञ था दोस्तों, अग्निष्टोम यज्ञ अग्नि को साक्षी मानकर किया जाता था और इसमें अग्नि में पशु बलि दी जाती थी। अग्निष्टोम यज्ञ जो था दोस्तों, इसमें क्या होता था, अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि में पशु बलि दी जाती थी। अग्नि में पशु बलि, अग्निष्टोम यज्ञ में क्या होता था, अग्नि में पशु बलि दी जाती थी। अग्निष्टोम जो यज्ञ था इसमें अग्नि जलाते थे और उसमें पशु बलि दी जाती थी, इस कारण इसको अग्निष्टोम यज्ञ कहा गया था। अग्निष्टोम जो राजा करता था उस राजा को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीना पड़ता था। मोह माया से दूर सात्विक जीवन जीना पड़ता था। जो राजा क्या करता था, अग्निष्टोम यज्ञ करता था और अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि में पशु की बलि दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद अगला दोस्तों महत्वपूर्ण यज्ञ है पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ जो था इसमें बहुत खतरनाक यज्ञ है, इसमें पुरुष की बलि दी जाएगी। पुरुषमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ में दोस्तों क्या होती थी, पुरुष की बलि दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि में पशु बलि दी जाती थी और पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। और इसके बाद दोस्तों अंतिम यज्ञ है शूलगव यज्ञ। जो शूलगव यज्ञ है यहां लिख देता हूं, शूलगव यज्ञ। शूलगव यज्ञ दोस्तों किया जाता था शिव को प्रसन्न करने के लिए। शूलगव जो यज्ञ था ये शिव को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था शूलगव यज्ञ। आपको याद रखना है शूलगव यज्ञ क्यों किया जाता था, शिव को प्रसन्न करने के लिए। और यह यज्ञ सबसे पहले किया था अश्वत्थामा ने। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछता है कि सर्वप्रथम शिव को प्रसन्न करने के लिए जो शूलगव यज्ञ किया था वो किया था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने सबसे पहले किया था दोस्तों शूलगव यज्ञ। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि उत्तर वैदिक काल में राजा की जो स्थिति है इसमें परिवर्तन क्या आता है, इसमें परिवर्तन यह आता है कि जो राजा है वो राज्याभिषेक करवाना शुरू कर देता है। राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हो जाती है और इस समय राजा जो है वो यज्ञ करवाना शुरू कर देता है। राजा के राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसको कहते थे राजसूय यज्ञ। राजा अपने साम्राज्य विस्तार की स्थिति का पता लगाने के लिए जो यज्ञ करता था उसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ जो था उसमें रथों की दौड़ का आयोजन होता था और राजा को उसके सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। इस यज्ञ में पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। उसके बाद आया था अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम जो यज्ञ था इसमें अग्नि में पशु की बलि दी जाती थी। पुरुषमेध यज्ञ जो था, पुरुषमेध यज्ञ में क्या होता था, पुरुषमेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। और उसके बाद था शूलगव यज्ञ। जो शूलगव यज्ञ था, शूलगव यज्ञ शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था और सबसे पहले जो शूलगव यज्ञ किया था वो किया था अश्वत्थामा ने। यह परिवर्तन आया था राजा की स्थिति में। उसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं, मैंने आपको पूर्व वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली बताई थी कि पुरप कौन होता था, कुलप कौन होता था, प्रसन्न विनाग कौन होता था, स्पष्ट कौन होता था, वाज्रपति कौन होता था। ठीक इसी प्रकार जो
उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में राजा अपने शासन को चलाने के लिए, अपने प्रशासन को चलाने के लिए स्थायी सेना नहीं रखता है, लेकिन रत्निनों की नियुक्ति करता है। रत्निन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि किस समय, वैदिक सभ्यता के किस काल में राजा ने रत्निनों की नियुक्ति की थी। रत्निन का मतलब होता है उच्च अधिकारी, उच्च पदाधिकारी। तो इस समय राजा जो है वो 12 रत्निनों की नियुक्ति करता है। तो आपको ध्यान रखना है रत्निन। और जो रत्निन है, रत्निन दोस्तों राजा के उच्च पदाधिकारियों को कहा जाता था। रत्निनों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो ध्यान रखना है, आपको याद रखना है रत्निन। रत्निन कौन होते थे? रत्निन राजा के उच्च पदाधिकारी, राजा के उच्च पदाधिकारी, राजा के उच्च पदाधिकारियों को कहा जाता था रत्निन। रत्निनों की संख्या, राजा के जो उच्च पदाधिकारी थे उनको रत्निन कहते थे, और रत्निनों की जो संख्या होती थी, रत्निनों की संख्या थी 12। कितनी थी? रत्निनों की संख्या थी 12। इनका उल्लेख सबसे पहले किसमें किया गया दोस्तों? तो आपको याद रखना है रत्निनों का उल्लेख, रत्निनों का उल्लेख, रत्निनों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, इंपॉर्टेंट है। रत्निनों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। रत्निनों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया। तो रत्नों की नियुक्ति करता है कौन? राजा। रत्नों की संख्या कितनी होती है? 12। रत्निन कौन थे? राजा के उच्च पदाधिकारी होते थे रत्निन। तो राजा भी था, और राजा सहित इन पदाधिकारियों की संख्या होती थी कितनी? 12। यदि मैं इनकी बात करूं तो राजा, पुरोहित, सेनानी, कौन कौन थे? 12। इनमें से हम महत्वपूर्ण के बारे में जानकर लेंगे। राजा, पुरोहित, राजा, पुरोहित, सेनानी, राजा, पुरोहित, सेनानी, युवराज। तो रत्निन कौन कौन थे? राजा, पुरोहित, सेनानी, युवराज। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है महिषी। महिषी का मतलब क्या होता था? रत्निनों में एक रत्न था महिषी, और महिषी का मतलब होता था रानी या पटरानी। इंपॉर्टेंट है, रानी या पटरानी। आपसे पूछा जाएगा कि 12 रत्नों में महिषी, यह नहीं पूछेगा, पता है इनको तो आपको। राजा, राजा का मतलब होता है राजा, पुरोहित, पुरोहित का मतलब जो हवन करता है, सेनानी जो सेनापति है, युवराज जो राजा के बाद जिसको राजा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, इसको युवराज बनाया है, यह भी एक उच्च पदाधिकारी था। लेकिन ध्यान रखना है महिषी, महिषी का मतलब होता है रानी या पटरानी। उसके बाद छठवां है सूत, यह भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो रथ सेना होती थी राजा की, उस रथ सेना का नायक, रथ सेना का जो नायक होता था वो कहलाता था सूत। तो रथ सेना के नायक को क्या कहते थे? सूत। रानी या पटरानी क्या कहते थे? महिषी। उसके बाद है ग्रामणी। ग्रामणी जो होता था, मैंने आपको बताया गांव का प्रधान या गांव का स्वामी। ग्रामणी होता था गांव का स्वामी। गांव के स्वामी को क्या कहा जाता था? ग्रामणी। ये भी एक रत्निन था। उसके बाद आता है छता। देखो छता का मतलब होता है जो राजा के महल थे उनका रक्षक होता था, ये छता। छता था राजा प्रसाद। राजा प्रसाद का मतलब होता है राजा के महल। राजा प्रसाद का रक्षक, राजा के महलों का जो रक्षक हुआ करता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे छता। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट संग्रहिता। संग्रहिता, और जो संग्रहिता होता था, संग्रहिता किसको कहते थे? जो राजा का खजाना था, जो कोष था, उस कोष का अध्यक्ष कहलाता था क्या? संग्रहिता। तो कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष को कहते थे संग्रहिता। उसके बाद दोस्तों अगला था भागदूत। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भागदूत। जो वित्त मंत्री होता था, जिसके हाथ में अर्थ यानी धन होता था, तो अर्थ या वित्त मंत्री को कहते थे भागदूत। अर्थ या वित्त मंत्री, अर्थ या
वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? भागदूत कहा जाता था। यह है 10वां, अर्थ या वित्त मंत्री। अर्थ या वित्त मंत्री। छठा जो होता था, छठा होता था दोस्तों राजा प्रसाद का या महलों का रक्षक। उसके बाद है 10वां भागदूत। भागदूत होता था अर्थ या वित्त मंत्री। अर्थ या वित्त मंत्री। अर्थ या वित्त मंत्री को कहते थे क्या? भागदूत। इसके बाद था अक्षवाप। अक्षवाप जो था, जब राजा पासा खेलता था तो उसमें जो सहयोगी था, अक्षवाप किसे कहते थे? अक्षवाप कहते थे पासा के खेल में राजा का सहयोगी। पासा के खेल में राजा का सहयोगी। पासा के खेल में राजा का सहयोगी क्या कहलाता था? पासा का जो खेल था, राजा जब पासा खेलता था तो उसमें जो इसका सहयोगी था उसको कहते थे अक्षवाप। और दोस्तों लास्ट है 12 रत्नों में 12वां है पालागल। 12वां है पालागल। और जो पालागल होता था ये होता था राजा का मित्र। राजा का जो मित्र था उसको कहते थे क्या? राजा का मित्र कहलाता था क्या? पालागल। पालागल को कहते राजा का मित्र। या इसका मुख्य काम था ये राजा को संदेश देता था। तो संदेश वाहक जो था राजा का, या राजा जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था, जो राजा का मित्र था, उसको कहते थे पालागल। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में राजा जो है वो 12 रत्नों की नियुक्ति करता है, जिनको उच्च पदाधिकारी कहते हैं। इन 12 रत्नों में आपको याद रखने हैं, पहला था राजा, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनानी, चौथा युवराज, पांचवा इंपोर्टेंट आपको याद रखना है महिषी। महिषी किसे कहते थे? रानी या पटरानी को महिषी कहते थे। छठवां आपको याद रखना है सूत। सूत कौन होता था? रथ सेना का नायक। उसके बाद ग्रामीणी, ये गांव का स्वामी था। उसके बाद आपको याद रखना है छता। छता जो था वो महलों की रक्षा करता था। उसके बाद आपको याद रखना है संग्रहिता। संग्रहिता जो था वो खजाने की देखभाल करता था, खजाने का अध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष था। उसके बाद आपको याद रखना है भागदूत। भागदूत जो था वो अर्थ या वित्त मंत्री था। अक्षवाप। अक्षवाप जो था वो पासा के खेल में राजा का सहयोगी था। और राजा का मित्र या राजा का संदेशवाहक जो हुआ करता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे दोस्तों क्या? पालागल। तो इस समय दोस्तों राजा जो होता है, राजा 12 रत्नों की नियुक्ति करता है। दोस्तों मैंने आपको यह समझाया है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है, उस राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है। राजनीतिक व्यवस्था सबसे पहले मैंने आपको बताई थी पूर्व वैदिक काल की और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि प्रशासनिक इकाइयां जो थी, प्रशासनिक इकाइयां जो थी पूर्व वैदिक काल में, वो प्रशासनिक इकाइयां उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? जैसे कुल, गांव, विष और जन, यही जन बन जाएंगे जनपद, और इन्हीं जनपदों से क्या बन जाएगा? महाजनपद। इसका मतलब राजा यदि पूर्व वैदिक काल में छोटे क्षेत्र पर शासन कर रहा है तो उत्तर वैदिक काल में वो बड़े क्षेत्र पर शासन करेगा। ये सीधी सी बात है। उसके बाद जो राजा का पद था, राजा का पद जो है वो अनुवांशिक था। उधर भी राजा का पद यही रहेगा, राजतंत्र आ जाएगा। लेकिन यहां भी राजा निरंकुश नहीं था, वहां भी राजा निरंकुश नहीं होगा। राजा के पास असीमित अधिकार यहां भी नहीं थे और राजा के पास असीमित अधिकार वहां भी नहीं थे। राजा यहां भी कबीले का संरक्षक था, राजा वहां भी कबीले का संरक्षक ही होता है। राजा पर सभा और समितियां नियंत्रण रखती थी। लेकिन जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन दोस्तों ये होता है, सभा समिति और विधत आपको याद रखनी है, वहां भी रहती है यहां भी रहती है। ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां आपको याद रखनी है। उसके बाद परिवर्तन उस समय यह होता है कि जो राजा है, पहली बात तो राजा एक बड़े क्षेत्र पर शासन करेगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कबीले मिलकर इनका विलय हो रहा था और ये जनपद का रूप धारण कर रहे थे। जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया था कि भरत जन और पुरु मिलकर कुरु कहलाए और तुर्वस और कृवि मिलकर पांचाल कहलाए। उसके बाद इस समय जो राजा है वो राजा राज्याभिषेक की परंपरा शुरू कर देता है। सबसे पहले राज्याभिषेक का उल्लेख जो है, सबसे पहले राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में और शतपथ ब्राह्मण में भी राज्याभिषेक का उल्लेख किया गया है।
इस समय राजा यज्ञ करने लग जाएगा। मैंने आपको बताए थे कि राजा कौन कौन से यज्ञ करेगा। तो इस समय दोस्तों राजा अश्वमेध यज्ञ करेगा, राजस्व यज्ञ करने लग जाता है। राजस्व जो यज्ञ होता था वो राजा के, जब राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय होता था। अश्वमेध यज्ञ में राजा घोड़ा छोड़ता था। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ में मैंने आपको बताया था राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था और राजा को उसके सहयोगियों द्वारा विजयी बनाया जाता था और इस यज्ञ में पृथ्वी माता की पूजा होती थी। अग्निष्टोम यज्ञ मैंने बताया था दोस्तों, अग्निष्टोम यज्ञ में अग्नि में पशु की बलि दी जाती थी, अग्नि में पशु की बलि दी जाती थी। पुरुष में यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती थी। और एक यज्ञ था दोस्तों सूलगव यज्ञ। सूलगव यज्ञ जो था वो शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था और ये सबसे पहले अश्वत्थामा ने किया था। इसके बाद इसमें एक परिवर्तन और आता है, 12 रत्नों की नियुक्ति होती है। मैंने आपको 12 रत्न बताए ही, राजा के उच्च पदाधिकारी थे। इसमें आपको याद रखना है महिषी, महिषी रानी या पटरानी थी। सूत जो था वो रथ सेना का नायक था। छता जो था वो महलों का स्वामी था, महलों की रक्षा करता था, रक्षक था। संग्रहिता जो था वो कोषा अध्यक्ष था। भागदूत था वो वित्त मंत्री था। अक्षवा पासा के खेल में राजा का सहयोग हुआ करता था और पालागल को राजा का मित्र या राजा का क्या कहते थे, संदेशवाहक कहते थे। तो दोस्तों ये था पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों आपको अंतर के आधार पर इन दोनों विशेषताओं को याद रखना है कि पूर्व वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुए थे। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।